बात कि हमारा भारत इतना बड़ा, इतना सक्सेसफुल हो चुका है, जो राहुल गांधी जी को शायद अपने भारत की तारीफ करने में बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई है। भारत सेटअप कर रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट चांद पर, और किसके ओह। साथ मिलकर? हाँ, और किसके हाँ, साथ मिलकर के? रशिया के साथ मिलकर के। अच्छा। और जो मेमोरेंडम पर सिग्नेचर हुआ है, उस सिग्नेचर के तहत 2036 तक में हमारा चांद पर न्यूक्लियर पावर जो है वो सेटअप हो जाएगा। मुसलमानों ने जा करके हिंदुओं का गला रेता है, और ओह। हिंदू बेटियों की बोटियां की हैं। आप हम्म। आफ्ताब वाला वो पूरा डिटेल्स निकालिए, हम्म। उसमें हम्म। श्रद्धा की बोटियां करके वो फ्रिज में जी, वो रखा था। बहुत हॉरिबल केस था, है बिल्कुल। ना? हम्म। राजस्थान के कन्हैया का कैसे गला रेता था, और वीडियो भी किया था, और खून लगे चाकू और तलवार के साथ उसने वीडियोग्राफी भी की थी कि हमने इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर हमने गला रेत दिया। हम्म। तो ये प्रोपेगेंडा है गंगा जमनी तहसील। तुम इस पत्थरबाजी करोगे, तुम बम मारोगे, तुम प्रदर्शन करोगे, तुम नारा लगाओगे हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तुम भारत के पार्लियामेंट पर तुम अटैक करोगे, तुम मंदिरों को तोड़ोगे, और वो इको लीगल सिस्टम उन मुसलमान आतंकवादियों को सेव करता है अपने पैसे से। अहमदाबाद में तकरीबन 7 से 8 आतंकवादी अरेस्ट हुए थे मुसलमान, जिन्होंने वहां पर बमबारी की थी अहमदाबाद अच्छा। में। जिसको अच्छा। बचाया किसने था? जमायतुल उलमाए हिंद ने उनका उनका केस हेलो लड़ा फ्रेंड, था मैं हूं जो। शाइला खान और आप देख रहे हैं मेरा खास शो डिबेट विद शाइला। और आज हम आपके लिए दो बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेके आए हैं। पहली खबर अगर आपके साथ शेयर करते चलें तो गणेश पंडाल, सनातन धर्म में हिंदुइज्म के अंदर ये एक रिलीजियस फेस्टिवल है जिसमें करोड़ों सनातनी रोड्स पे निकलते हैं, गणेश भगवान की पूजा करते हैं। और ये वाकया हम जो आपके साथ बयान करने जा रहे हैं ये सूरत का है कि वहां पर गणेश पंडाल नाचता गाता खुशियां मनाता जो है गुजर रहा था कि वहां पर देखा यह जाता है कि कुछ लोगों ने वहां पर पथराव किया और कहते हैं ना खुशियां बांटने वालों के हिस्से में पत्थर आए। और 2002 के बाद अगर बात करें तो ये ऐसा पहला वाकया सूरत के अंदर रिकॉर्ड किया गया जहां पर हिंदुइज्म से रिलेटेड फेस्टिवल के ऊपर पथराव किया। अगर हम इससे पहले यूपी की बात करें, बिहार की बात करें तो ऐसे बहुत से वाकयात वहां पर रिकॉर्ड हो चुके हैं। लेकिन गुजरात को एक बहुत कहते हैं ना कि पुरअमन स्टेट माना जाता है कि 2002 के बाद कभी किसी की जरूरत नहीं हुई कि वहां पर पथराव कर सके या वहां पर दंगा भड़काने की कोशिश कर सके। अब जो है गणेश पंडाल के ऊपर पथराव होता है, भगदड़ मचती है लोगों में और पुलिस जो है एक्टिव हो जाती है। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि 100 करोड़ सनातनियों का हिंदुस्तान है, लेकिन जब जब हम देखते हैं कि कावड़ यात्रा हो, गणेश पंडाल हो या दुर्गा माँ की पूजा हो, ये सारे के सारे वो रिलीजियस फेस्टिवल है जो हिंदुइज्म के अंदर मनाए जाते हैं। पथराव होना अब एक लाजिम सी चीज करार दी जा रही है। इसके ऊपर नाजिर जी से बात करते हैं क्योंकि खबरें ये आ रही है कि 33 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ऐसा होता ही क्यों है? अगर ईद की बात करें, जुम्मा की बात करें, क्या वहां पे भी ऐसा कुछ होता है या सिर्फ सनातन से ही रिलेटेड ऐसी खबरें जो है रिकॉर्ड की जाती है? तो नाजिर जी को वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच नाजिर जी हमें ज्वाइन करने के लिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय। और पाकिस्तान के 1% जो बचे हुए हिंदू हैं, उनको नाजिया इलाही खान की तरफ से, भारत की इस बेटी की तरफ से गणेश चतुर्थी की बहुत 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 शुभकामनाएं। बहुत क्या कहेंगी आश्चर्य नाजिया जी? बहुत आश्चर्य होता है शैला, बहुत आश्चर्य होता है कि हम्म। भारत इस पूरी दुनिया में एक वाहिद देश है जिसने माइनॉरिटीज को फलाया फुलाया है, हम्म। जिसमें माइनॉरिटीज बढ़े हैं और सुरक्षित रहे हैं। हमें हम्म। याद है कि आजादी के वक्त हमारे भारत में 7 करोड़ जो है वो मुसलमान हुआ करते थे। आज हमारे देश में 22 से 25 करोड़ मुसलमान है, 72 फिरके और 58 कास्ट को मिला करके। मुझे ठीक है जी। याद है कि हम्म। 77,000 मस्जिदें हुआ करती थी इतिहास के पन्नों के हिसाब से हमारे भारत में। आज 3 लाख से ऊपर एक्टिव मस्जिदें हैं। बाकी जबरदस्त। जो ठीक है। मस्जिद में अगर नहीं जाते हैं युवक और रोड पे नमाज पढ़ते हैं, तो ये उनका प्रॉब्लम है, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, या ठीक सरकार है। का प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, हम्म। मदरसे जो चंद हुआ करते थे वो लाखों में बदल चुके हैं। इमाम हम्म। बाड़े, मज़ारें जो चंद हुआ करती थी वो लाखों में बदल चुके हैं। हालांकि इस पे एक बहुत बड़ा सवाल भी उठता है कि पीरो मुर्शिद अब कैसे पैदा हो रहे हैं, जो इतनी मज़ारें अचानक से पैदा हो जा रही हैं। करेक्ट है। ठीक है। हम्म। हमारे यहाँ भारत में ईद की जब नमाज होती है, पूरा सुकून, और हम्म। पुलिस की बैरिकेडिंग दे करके और पुलिस पोस्टिंग दे करके नमाजें करवाई जाती हैं।
बकरीद ठीक है। की नमाज होती है, जानवरों का पूरा मेला लगता है, मुहर्रम का जुलूस जलसा होता है, 12 रबी अव्वल अभी मनाएंगे सब कोई, 12 हम्म। वफात मनाएंगे सब कोई, उसमें ईद मिलादुन नबी होता है, उसमें मिलाद होता है। और कहीं पर भी गाहे बगाहे भी आप यह खबर नहीं सुनिएगा कि कोई पत्थरबाजी हुई है या कोई भगदड़ मचा है। मुसलमान अपने फेस्टिवल को, अपने त्योहार को, अपने सारे रिचुअल्स को इतने पुरसुकून तरीके से और अंडर द बैरिकेड, अंडर द हम्म। पोस्टिंग ऑफ पुलिस एंड सिक्योरिटी वो पूरा हम्म। करते हैं। लेकिन जबरदस्त। हाँ। जैसे हम्म। ही कावड़ यात्रा निकलता है, पत्थरबाजी, गोली बम। जैसे ही माँ दुर्गा विसर्जन निकलता है, भाई इसको रोको, मुहर्रम का जुलूस करने दो। जैसे ही गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, पत्थरबाजी और या दंगाबाजी स्टार्ट हो जाता है। और हम्म। हमेशा हम्म। हमेशा अरेस्ट मुसलमान होते हैं। हम्म। बजाते सीसीटीवी फुटेज निकाल दिया जाता है और चेहरा राउंड राउंड करके दिखा दिया जाता है और फिर उसकी पुष्टिकरण की जाती है, फिर उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये मेरे लिए, एक भारतीय मुसलमान होने के नाते मेरे लिए नजर जो है वो झुक जाने वाली बात आती है कि जब भी पत्थरबाजी होती है, हिंदुओं मुसलमान के का नाम आता त्योहार है। पर हम्म। उसमें मुसलमान का ही नाम हम्म। आता है। हम्म। वाकई में हम्म। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने रहे और उन्होंने एक हम्म। ऐसा लॉ एंड ऑर्डर बनाया था कि हम्म। 2002 के दंगे के बाद वहां पर हम्म। कभी दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि भारत और यूएई ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किया है, जिसे बोलते हैं क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन कोलैबोरेशन। और ये एक और बात भी बताता चलूं कि भारत और जो यूएई है वो एक वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर जो है, उन्होंने उसका भी एक इफ्तिताह किया है। और वो कह क्या रहे हैं, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। असल में वो ये कह रहे हैं कि हम ये जो लॉजिस्टिक, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस हैं, इसको साइडलाइन करना चाहते हैं, हम माइनस करना चाहते हैं। और ये जो लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है ये कम की जाए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है इसको बढ़ाया जाए। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखें, इंडिया जो है वो क्रिटिकल जो मिनरल सप्लाई चेन है वो उसको चाहिए। उसके लिए उसको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का पैसा चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, एज ए स्पेस वो काम करना चाहते हैं। दुबई को एंड अबू धाबी को वो इस मामले में इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक है जी। अभी जो हाल ही में अबू धाबी से जो क्राउन प्रिंस आए थे इंडिया, वहाँ पे ये क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन का जो एक वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर जो है वो स्टैब्लिश किया गया। ये एक इंटरेस्टिंग नई चीज़ है कि जो शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है, जो आए हुए थे इंडिया, उन्होंने इस चीज़ का अदा किया है। सो इसका मतलब ये है कि बेसिकली इंडिया जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप जो कॉरिडोर है उसको भी जिंदा रखना चाहता है और उसको एक्टिवेट करना चाहता है। और ये इसको उन्होंने इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा करार दिया है। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग एंड सेइंग। ठीक है जी। ये जो एमओयू साइन हुए हैं, अगर आप इसमें देखें तो जो इंडियन सरकार है, उसको जो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो सीधी सीधी एक चीज़ करना चाहती है, और वो ये करना चाहती है कि वो इस्तेमाल करना चाहते हैं मिडल ईस्ट का, वो इस्तेमाल करना चाहते हैं यूएई का। उनको यूएई की समझ है कि यूएई को किस तरह जो इस्तेमाल किया जा सकता है। यूएई के पास रिसोर्सेज हैं, यूएई के पास जो है वो स्पेस बहुत अच्छी है। ठीक है। और इन चीज़ों को वो समझते हैं कि अगर यूएई इस तरह हमारे, वो जिसे कहते हैं ना, अच्छे इन्वेस्टर अगर हमारे साथ आ जाएं, ठीक है जी, तो उनके लिए बड़ा ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी। एंड देन साथ में वो फिर इसको ये भी कह रहे हैं, ठीक है जी, कि क्योंकि इंडिया इज इंटरेस्टेड इन चिप इक्विपमेंट के हवाले से, चिप मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से, इंडिया की जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं वो सारी इस चीज़ में लगी हुई हैं। मोदी साहब सिंगापुर जाते हैं तो इसी चीज़ के ऊपर एग्रीमेंट्स होते हैं, सेमीकंडक्टर एंड ऑल दैट, उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। वो मिडल ईस्ट जाते हैं तो वहाँ पे भी यही एग्रीमेंट जो है वो तय होते हैं। सो इसमें ये देखना है कि वो जिसे कहते हैं ना, एक तो जैसे ये पर्टिकुलर ये जो डिस्कशन है कि कैसे कैसे मुमकिन बनाया जा सके कि ऑयल सप्लाई चेन को भी मेंटेन किया जा सके, क्रिटिकल मिनरल की सप्लाई चेन को भी मेंटेन किया जा सके,
और हम जो है वो वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर भी बनाएं ताकि कोई हमें किसी किस्म की रुकावट ना हो। मेरा ख्याल ये है कि समहाउ इंडियन समझते हैं कि यूएई को जो है वो एक हब के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। यूएई अगर ये एज ए हब के तौर पे चल पड़ता है, ठीक है जी, ये जो इंडिया मिडल ईस्ट जो क्या उसे बोलते हैं, जो ट्रेड कॉरिडोर है, तो ये आप समझें कि इंडिया की बहुत बड़ी लॉटरी है, ठीक है। इंडिया समझें कि इंडिया ने पूरा मिडल ईस्ट कैप्चर कर लिया। और एक तरफ हम ये देखते हैं कि नरेंद्र मोदी ने काफ़ी ज़्यादा जो एग्रीमेंट्स किए वो तो अपनी जगह पे मौजूद हैं, वो हैं तेल के हवाले से कि हमें अनइंटरप्टेड ऑयल दें एंड ऑल दैट। लेकिन असल में इंडिया क्या चाहता है कि जो चिप मेकिंग इक्विपमेंट कंपनीज है उनको लेके आना चाहता है, उसके लिए सप्लाई चेन चाहिए, उसके लिए यूएई चाहिए, ठीक है। आपको रिसेंटली याद होगा कि चिप मेकिंग इंडस्ट्री के वाले से इंडिया ने बहुत सारे इंसेंटिव दिए, और वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम चाइना से अच्छा अल्टरनेट है, हम आपको ह्यूमन रिसोर्स देंगे। ये चीज़ें जो हैं अमारातियों को समझ आई है। बेसिकली अमाराती करना क्या चाहते हैं? अमाराती इंडिया के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। दे बिलीव कि इंडिया इज़ अ प्लेस जहाँ पे सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज लगेंगी, हम इनके लिए रॉ मटेरियल खरीदेंगे, हम इनके लिए सारा कुछ खरीदेंगे, एंड this will be something which will be good for the for both of them. So असल में इंडिया चिप मेकिंग इक्विपमेंट इंडस्ट्री यहाँ पे मूव कराना चाहता है, ठीक है जी। और दूसरी जो इन्वेस्टर को लेके आना चाहता है, चाइना का वो ऑल्टरनेट के तौर पे सामने आ रहा है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल रिसेंटली जो इंडिया की जो कंपनी है टाटा, वो उसने टोक्यो इलेक्ट्रॉन में अपने आप को रजिस्टर कराया, ठीक है। सो वो ये आप देखेंगे जो टाटा ग्रुप है, कहा जाता है कि ये भी एक बड़ा दिस इज अ कॉन्ग्लोमरेट, ठीक है जी। और जितनी भी आईटी सर्विसेज हैं, ऑटोज इंडस्ट्रीज के वाले से, इनमें इसकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स इज ऑल्सो वर्किंग, जो ताइवान की मेजर पावर चिप सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन है, उसके साथ भी वो कोलैबोरेशन कर रहे हैं। और वो मेरा ख्याल है ये गुजरात के अंदर कोई प्लांट्स एंड ये चीज़ें वगैरह भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सो इंडिया को सिर्फ और सिर्फ जो वो मुस्तकबिल नज़र आ रहा है, वो नज़र ही इस चीज़ में आ रहा है कि चिप डील्स करो जहाँ जहाँ मुमकिन है, ठीक है जी। सो एक तरफ हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, जब सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग से मिले तो वहाँ पे यही डिस्कस किया, ठीक है जी। और यही कहा कि कोलैबोरेशन करें सेमीकंडक्टर में और डिजिटल टेक्नोलॉजीज। सो और वोंग साहब जो हैं वो जिसे वो कहते हैं ना, वो समझते हैं कि हम जितनी बड़ी इस हवाले से मंडी हैं, बड़ी मार्केट हैं, हमें इंडिया की सपोर्ट चाहिए, बिकॉज इंडिया के अंदर सारी फैक्ट्रीज जाके आगे मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती हैं। सो बहुत सारे इन्होंने एमओयूज भी साइन किए इस हवाले से, जिसमें आपको पता है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी हो, स्किल डेवलपमेंट हो, सेमीकंडक्टर हो, हेल्थ केयर हो, इंडिया एंड सिंगापुर ने ये किए थे, ठीक है। और आपको पता है जो सिंगापुर है, रिसेंटली जब मोदी साहब वहाँ पे गए थे, वो 10% जो ग्लोबल चिप मेकिंग आउटपुट है वहाँ पे है, 20% जो सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है, इक्विपमेंट है, वो वहाँ पे है। सो इंडिया आप देखते हैं कि टेक्निकली जिस जिस मुल्क के साथ भी कोलैबोरेट कर रहा है, अरेंजमेंट कर रहा है, जिसे वो कहते हैं ना, जिसे वो कहते हैं ना कि ये इसी चीज़ पे कर रहा है। सो मुझे ऐसे लग रहा है, जो मैं इसके अंदर समझाऊं, जो मुझे जो चीज़ लग रही है और जो मैं इसमें ये समझाऊं कि वो सिर्फ और सिर्फ अब पार्टनर ढूंढ रहे हैं, इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं, ऐसे ममालिक ढूंढ रहे हैं जिनके साथ मिलके वो कॉन्टिन्यूसली ऑपरेट कर सकें। और मुझे ऐसे लगता है कि ये जो है ना, यूए इज़ वन ऑफ दैट। सो इंडिया उसकी जो कहेंगे ना, उसकी सेंट्रलिटी का फ़ायदा उठाना चाहता है, और यूरोप को ये बताना चाहता है कि देखो हम साउथ ईस्ट एशिया में बैठे हैं, हम मिडल ईस्ट में बैठे हैं। सो इंडिया इज प्रोजेक्टिंग इटसेल्फ एज ए पावर जो एक इंडो पैसिफिक की एंड वेस्ट एशिया की भी पावर के तौर पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहा है, ठीक है। सो ये मुझे तो आई विश कि ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के पास होनी चाहिए थी, लेकिन हमने अपने आप को इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया। हमने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया थकी लेबर के लिए, ठीक है जी। थकी लेबर है ना हमारी, लेबर जाती है थकी वहां पे, उसने क्या करना है? अब हम इंडिया यूएई वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर में क्या कर सकते हैं? एक सवाल है, ठीक है जी। हम इंडिया यूएई जो ये जो पार्टनरशिप है इन टर्म्स ऑफ के हमें फोकस करना है क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन में,
तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप मोहम्मद बिन सलमान को, मोहम्मद बिन जायद को या शेख खालिद को ये कहें भी कि हमारे साथ कोलैबोरेट